चलिए बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स। हम लोग वेव ऑप्टिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखने वाले हैं जो छूटा हुआ है। कुछ पढ़ाए हुए थे, कुछ छूटा हुआ था, और जो भी आज बताएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको अच्छे से देखिए और मेरे साथ आप पढ़िए, इसको सोचिए समझिए और क्लास में ही सीखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। तो हम लोग बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे इसको और फिनिश करेंगे आज। तो वेव ऑप्टिक्स में बेसिक्स तो हमने बता दिया था, और चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर 1 और 2 ऑलरेडी हो चुका है। तो हम लोग इससे आगे थोड़ा करेंगे। देखिए, इसमें से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है वो भी बताते जाएंगे। जैसे आपके लिए हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा, ये आएगा बोर्ड एग्जाम में। इसमें तरंगाग्र क्या होता है ये भी पूछेगा। तो तरंगाग्र क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे पानी में पत्थर डालते हैं, तो पानी में पत्थर डालते ही एक वेव क्रिएट होता है, एक वेव बनते जाता है। मान लो ये वाटर का कोई नदी है, ये इसमें वाटर का लेयर है, हमने एक पत्थर गिराया तो एक वेव बनता है। ऐसे वेव बनते हुए आगे बढ़ता है। तो जो वेव बन रहा है, तो जब हम तरंग डेवलप करते हैं तो वे सभी कण जो एक ही कला में हो, सेम कला में जितने भी तरंगे यहाँ बना, उनका लोकस पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। मतलब क्या, माध्यम में जब कण कंपन करता है, ये देखिए सब माध्यम में पानी है, तो इसके पानी के कण क्या होंगे, कंपन करेंगे। तो एक ही कला में कंपन जितने भी कण कर रहे हैं, कंपन करते हुए कण का जो लोकस पॉइंट होगा, लोकस पॉइंट या उन सभी पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तरंगाग्र बनेगा। तरंगाग्र बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन लिखा हुआ है। जब किसी माध्यम में पढ़िए कोई कण कोई तरंग उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के सभी कण क्या करते हैं, माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं, और एक ही कला में कंपन करने वाले सभी कणों के बिंदु पथ, लोकस पॉइंट, बिंदु पथ को क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। माध्यम में कंपन करते हुए सभी कणों के जो एक ही कला में हो वो क्या कहलाएगा, तरंगाग्र कहलाएगा। एक ही कला में कंपन करते हुए कण का लोकस, बिंदु पथ, एक ही कला में कंपन करते हुए तरंगों के बिंदु पथ को क्या बोलेंगे, तरंगाग्र बोलेंगे। तरंगाग्र है ये एक तरंगाग्र, दूसरा तरंगाग्र, तीसरा। देखिए इसी में हाइगेंस का सिद्धांत क्या है, तो हाइगेंस क्या कहता है कि जब एक ही कला में जितने भी कण कंपन करेंगे तो तरंगाग्र होगा। पहला प्रिंसिपल हाइगेंस का ये है कि एक ही कला में कंपन करते हुए सारे तरंगों के बिंदु पथ को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, वो तरंगाग्र कहलाएगा। फिर क्या बोलता है कि जो एक तरंगाग्र है, ये पहला तरंगाग्र है, तो पहले तरंगाग्र के प्रत्येक पॉइंट क्या करता है, अगले तरंगाग्र के लिए सोर्स का काम करता है। हाइगेंस का दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि जो तरंगाग्र बना, तो तरंगाग्र के प्रत्येक पॉइंट, पहला पॉइंट है जूम करते हैं, तो तरंगाग्र पर स्थित सभी बिंदु अगले तरंगाग्र के लिए क्या करेगा, सोर्स का काम करेगा। और यहाँ भी एक वेव बनेगा, यहाँ पर वेव बनेगा, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, ये सोर्स का काम किया, यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, सोर्स का काम किया, और फिर से बन गया वेव। अब फिर से हम सभी एक ही कला में कंपन करते हुए सभी बिंदु को मिलाएंगे तो फिर से क्या बनेगा, तरंगाग्र बनेगा। ये सेकेंडरी तरंगाग्र हो गया, सेकेंडरी। फिर से सेकेंड तरंग जो बना उसके सभी पॉइंट को, यहाँ पर पॉइंट बना तो इसके प्रत्येक पॉइंट अगले तरंग के लिए सोर्स का काम किया, और फिर से यहाँ वेव बना, फिर से यहाँ वेव बना, फिर से वेव बनना, और हम इनके लोकस को मिलाते जाएंगे तो थर्ड तरंगाग्र मिलेगा। इस तरीके से तरंगाग्र होता है। तो तरंगाग्र का क्या हो गया, एक ही कला में कंपन करते हुए सभी कणों के पथ को हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। तीनों पॉइंट हमने समझा दिया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। तो तरंगाग्र क्या समझे, सिंपल भाषा में याद रखना है, तो कंपन करते हुए कणों, एक ही कला में कंपन करते हुए कणों के पथ को क्या बोलेंगे, तरंगाग्र बोलेंगे। एक ही कला में कंपन करते हुए कणों के पथ को क्या बोलेंगे, तरंगाग्र बोलेंगे। चलिए, तरंगाग्र तीन प्रकार का होता है। गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र कब होगा,
जब ये सोर्स एज्यूम करते हैं पत्थर डाले, जब आप पत्थर डालते हैं पानी पे तो पत्थर क्या है, गोला टाइप का है। गेंद आप एज्यूम करो कि गेंद हम गिराए पानी में, तो गेंद कैसा है, गोला है। तो गोला, जब सोर्स गोला टाइप का हो, इससे तो तरंगाग्र निकलेगा, वो कैसा होगा, गोलीय तरंगाग्र होगा। जब सोर्स पत्थर जैसे है, वो गोला है, तो जब सोर्स ही गोला हो तो उससे जो तरंग डेवलप होगा वो कैसा होगा, गोलीय तरंगाग्र होगा। तो पहला है गोलीय तरंगाग्र। जब प्रकाश स्रोत गोलाकार हो तो उससे निकलने वाले तरंगों की ज्यामितीय आकृति क्या होगी, जब सोर्स क्या हो, गोलाकार हो, तो इससे निकलने वाले तरंगों की आकृति भी गोलीय होगी। इसे हम क्या बोलेंगे, गोलीय तरंगाग्र कहेंगे। कोई दिक्कत है? देखिए एक बार पढ़िए भाई, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, लिखने का समय नहीं दे रहे हैं, आपको लिखना है। इसका पीडीएफ भी ऑलरेडी भेज चुके हैं, तो पढ़ लिए सभी बच्चे। तरंगाग्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। जब माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम के सभी कंपन करने लगते हैं, और एक ही कला में कंपन करते हुए सारे तरंग कंपन करते हुए कणों के बिंदु पथ को क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला गोलीय तरंगाग्र, जब हमारा प्रकाश सोर्स है या कोई भी सोर्स गोलाकार हो तो उससे निकलने वाले तरंगों का जो आकृति होगा वो ही गोलाकार होगा, इसे गोलीय तरंगाग्र कहेंगे। नेक्स्ट है बेलनाकार तरंगाग्र। जब हमारा सोर्स एक रेखीय हो, जैसे कि स्लिट होता है, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश का सोर्स है और हम एक छोटा सा होल बना दिए। होल कैसा है, देखिए रेखीय है। जैसे कूटा होता है, कूटा को एक लंबाकार थोड़ा सा कट कर लिए, अब प्रकाश यहाँ से निकलेगा। तो सोर्स क्या है, सोर्स यहाँ सिलेंड्रिकल है, देखिए सिलेंडर आकार का सोर्स है, तो इससे जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। तो जब सोर्स हमारा सिलेंड्रिकल हो, रेखीय हो, सोर्स कैसा हो, रेखीय, जिसको स्लिट कहते हैं। स्लिट किसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास कोई पेज है, पेज को थोड़ा सा कट कर लिए, लंबा चौड़ा ऊंचा एकदम कट कर लिए, एकदम थोड़ा सा हाइट थोड़ा चौड़ाई कट कर लिए, तो स्लिट बन गया। तो जब सोर्स ऐसा हो रेखीय आकृति का, तो उससे निकलने वाले तरंगाग्र भी कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। इसे हम बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। समतल तरंगाग्र, मान लो सोर्स बहुत दूर है, तो बहुत दूर सोर्स है, इससे प्रकाश निकलेगा तो आगे चल के हमें दूर कैसा प्रतीत होगा, हमें बहुत दूर से देखने पर यह स्रोत समतल दिखाई देगा, तो इससे निकलने वाले तरंगाग्र भी कैसा बनेगा, समतल बनेगा। इसको क्या कहेंगे, समतलीय तरंगाग्र कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है 2 नंबर में, तो आप याद रखिएगा इसको। अब ये हमने बता दिया हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन का नियम सिद्ध करना इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको VVI, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पे परावर्तन का नियम सिद्ध करना और अपवर्तन का नियम सिद्ध करना। तो ये इसका लेक्चर अवेलेबल है, जिनको चाहिए वो बता दीजिएगा। इसका लेक्चर ऑलरेडी हमने पहले ही फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बता दिया था। नेक्स्ट है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, अध्यारोपण ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका अगला वाला इंपॉर्टेंट है। अध्यारोपण मतलब जैसे हम इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम इससे पहले भी चैप्टर नंबर 1 चार्ज में भी पढ़ चुके हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ऐसे ही ये भी है। मतलब एक ही बिंदु पे 2 या 2 से अधिक तरंग अगर आ जाए तो क्या होगा, अगर मान लो एक तरंग आया, एक तरंग चल रहा है, ऐसे चल रहा है, एक दूसरा तरंग इधर से आ रहा है, अब यहाँ पर जाके दोनों तो टकरा गया, दोनों एक ही पॉइंट पे क्या हो गया, टक्कर मार दिया। तो जब 2 या 2 से अधिक तरंग एक ही पॉइंट पे मीट करे, एक ही पॉइंट पे मिले, तो क्या होगा, तो इसको कहेंगे सुपरपोजिशन अध्यारोपण। जब 2 या 2 से अधिक तरंगे किसी एक पॉइंट पे आके मिलती है तो वो क्या कहलाता है, अध्यारोपण कहलाता है, तरंगों का अध्यारोपण। अब अध्यारोपण के आधार पे क्या होगा, क्या होने वाला है, यहाँ का जैसे वेव ऐसे जनरेट हो रहा है, वेव ऐसे जा रहा है, देखिए वेव गया ऊपर गया ऊपर गया नीचे आ, वेव कह रहा है नीचे चलो, ये वाला वेव क्या कर रहा है, पहला कर रहा है क्या, इस कण को, यहाँ के कण को कह रहा है पहला तरंग नीचे चलो, और ये वाला तरंग देखिए ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है। ये जो तरंग है ये कह रहा है कण को तुम ऊपर चलो, तो यहाँ पर दोनों क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। कुछ तरंगे सपोर्ट भी कर रहा होगा। तो यहाँ पर जब 2 या 2 से अधिक तरंगे किसी पॉइंट पर मिलती है
तो जो कण होगा जहां पर मिलेगा उस कण का विस्थापन जो होगा वो दोनों कणों के, दोनों तरंग के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। पढ़िए इसको। जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी पॉइंट पे मिलती है तो उस बिंदु पर कण का जो विस्थापन होगा वो दोनों तरंगों के, पहला तरंग का विस्थापन, इसका विस्थापन, दूसरा तरंग का विस्थापन, दोनों कणों के विस्थापन, दोनों तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा। यहाँ के कण का विस्थापन, इसको क्या कहेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। मतलब अध्यारोपण मतलब दो या दो से अधिक चीजें मिलना। जैसे आप सभी लोग मिलते हैं, कहीं इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है? जुड़ जाता है। यहाँ पर चूंकि स्केलर है इसलिए सीधा जोड़ देते हैं। कुछ चीज़ें ये पॉजिटिव है इस पॉइंट पे, ये निगेटिव है तो वहाँ पर तो ऐसे ही जोड़ेंगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी पॉइंट पे मिलती है तो उस पॉइंट पर, उस बिंदु का जो विस्थापन होगा वो दोनों तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा। इसको क्या कहेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। एक बार पढ़ लीजिए आप सभी, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, एक बार पढ़ लीजिए। ऐसे भी हो सकता है, एक वेव ऐसे आ रहा है और दूसरा वेव एक ही पथ पे से जा रहा है। अब दोनों देखिए, इस समय न्यूनतम है तो इस समय मैक्सिमम है, तो ऐसे भी तरंग मिल सकता है। इस समय ये तरंग मैक्सिमम है, इस समय न्यूनतम है, तो उल्टा है, यहाँ पर तरंग घटेगा। एक ही फेज में है, मतलब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। जिस समय ये ऊपर जा रहा है, जो दो तरंगें मिलेगी उसी समय ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी नीचे आ रहा है। तो जब ये दोनों तरंगें मिलेगा तो ये भी ऊपर जा रहा है, उस समय ये भी ऊपर जा रहा है। तो इस दोनों से मिलने वाला जो तरंग होगा, फाइनल जो होगा, उसका एम्पलीट्यूड और बड़ा होगा। तो ये देखिए, ये अगर कह रहा है कि किसी कण को कह रहा है तुम 5 मीटर ऊपर चलो, उसी समय ये भी कह रहा है तुम 5 मीटर ऊपर चलो, एक ही कण को, तो जो फाइनल निकलेगा उस कण का विस्थापन कितना हो गया? 10 मीटर हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? इस दोनों का नाम है, इसको बोलेंगे समपोषी। अब आगे चल के पढ़ेंगे व्यतिकरण। तो अभी आप बस अध्यारोपण का सिद्धांत देखो क्या होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? जब दो या दो से अधिक तरंग एक बिंदु पे मिलती है तो उस बिंदु का जो विस्थापन होता है या वेलोसिटी होता है, जितने भी काइनेमेटिक कंपोनेंट है, जैसे कि क्या बोलेंगे, विस्थापन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब जो होगा वो दोनों कणों के योग के सदिश योग के बराबर होगा। इसको क्या कहेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। किसी को फोटो खींचना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे। अब है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस वही चीज है जो अभी बता रहे थे। क्या होता है इंटरफेरेंस? व्यतिकरण क्या होता है? 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 5 अंक में भी पूछ सकता है। तो व्यतिकरण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तरंगें मिलेगी तो क्या होगा? दो या दो से अधिक तरंगें मिलेगी तो अगर दोनों सेम ही सोच रखता है, जैसे एक तरंग कह रहा है कि एक कण को ऊपर उठाएंगे, दूसरा तरंग भी कह रहा है हम भी उसी समय ऊपर उठाएंगे, तो दोनों मिल गया तो क्या होगा? जो उस कण का विस्थापन होगा वो दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। अगर एक वेव आ रहा है, जैसे देखो यहाँ से एक वेव ऐसे क्रिएट हुआ और उसी समय एक और वेव है, जैसे देखिए इस समय न्यूनतम है तो उस समय वेव क्या है? उस समय वेव मान लो मैक्सिमम है। तो ये न्यूनतम है, ये मैक्सिमम है, दोनों मिलेगा अगर एक ही समय पे, तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ पर दोनों का योग होगा। तो जब दो या दो से अधिक तरंगे मिलेगी, दो या दो से अधिक तरंगे मिलेगी तो क्या होगा? मिलने पर उस तरंग का फाइनल जो तरंग निकलेगा उसके आयाम में, उसके हाइट में परिवर्तन हो जाएगा। इसको और एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो समझ में आएगा। अभी जी यही बता रहे थे। देखिए हम अलग अलग डायग्राम बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों तरंगे अलग अलग है, दोनों तरंग टकराएगा। तो जूम करते हैं, एक तरंग ये है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, इस समय मैक्सिमम है, इस समय फिर 0 है, फिर विपरीत दिशा में फिर 0। एक दूसरा तरंग है, एक दूसरा तरंग है, अब ये भी ऐसा ही है, जब ये मैक्सिमम है उस समय ये भी मैक्सिमम है, ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, ये न्यूनतम है तो ये भी न्यूनतम है,
ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ। तो अब क्या कहेंगे, अब ये दोनों तरंगे अगर टकराता है तो क्या होगा, तो आप खुद देखेंगे जब दोनों टकराएगा तो दोनों एक ही सोच के आदमी हैं। ये जब 0 था तो ये भी 0 था, ये ऊपर बढ़ा तो ये भी ऊपर बढ़ा, ये मैक्सिमम गया तो ये भी मैक्सिमम गया। अगर ऐसे दो तरंग टकराएगा, दोनों मिलेगा, तो मिलने के पश्चात क्या होगा, रिजल्टेंट और ज़्यादा हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या होगा, और ज़्यादा खतरनाक होगा। मतलब इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे, दो तरंग मिलेगा, तो इसके आयाम जो होगा, देखिए आयाम में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये भी बड़ा होगा, नीचे ज़्यादा जाएगा, उसके आयाम में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, व्यतिकरण कहेंगे। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, ये निगेटिव भी हो सकता है। तो अब एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल छोटा बनाएंगे, यहाँ पर स्पेस है क्या, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक तरंग ये है और दूसरा तरंग ये है। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जब ये 0 है तो ये 0 है, ये मैक्सिमम है तो ये नेगेटिव में भाग गया। देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ऐसे तरंग अगर मिलता है तो जो फाइनल तरंग निकलेगा, फाइनल तरंग अगर इसका हाइट एज्यूम करते हैं 10 मीटर है पॉजिटिव में, और इसका हाइट नेगेटिव में 8 मीटर है, देखिए दोनों उल्टी दिशा में उल्टा काम कर रहा है। ये कर रहा हम मैक्सिमम है, ये कर रहा मिनिमम है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो 10 - 8 बराबर 2, पॉजिटिव का 2। तो वेव जो बनेगा छोटा सा बनेगा, इससे मिलेगा। ये जब थोड़ा सा इसको, ये जब ये 0 है तो ये भी 0 होगा, ये भी याद रखिएगा, ऐसे बनेगा। तो ये वेव क्या हो गया, छोटा हो गया। तो वह दो प्रकार का, देखिए यहाँ पर दो प्रकार का, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेव का योग हो रहा है दो प्रकार का। एक एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है, मतलब जो यहाँ पर शीर्ष है, दो शीर्ष मिल रहा है, इस प्रकार का व्यतिकरण है। और एक में शीर्ष और दूसरे में गर्त, एक का शीर्ष दूसरे के गर्त के साथ अगर मिल रहा है, उसका व्यतिकरण अलग हो रहा है। तो दो प्रकार का यहाँ व्यतिकरण होता है। एक को बोलते हैं रचनात्मक व्यतिकरण और दूसरे को बोलते हैं विनाशात्मक व्यतिकरण। इसको क्या कहेंगे, रचनात्मक व्यतिकरण हुआ है, और इसको क्या कहेंगे, विनाशात्मक व्यतिकरण हुआ है। विनाशात्मक मतलब देखिए पॉजिटिव को नेगेटिव ने क्या किया, विनाश कर दिया, तो विनाशात्मक व्यतिकरण है। समझ में आ रहा बात, ये समझिए बात को। रचनात्मक, जब दो तरंगे का शीर्ष मिलता है एक साथ, गर्त एक साथ मिलता है, देखिए शीर्ष एक साथ मिला, गर्त भी एक साथ मिला, शीर्ष एक साथ मिलता है, गर्त एक साथ मिलता है, तो उससे बनता है रचनात्मक व्यतिकरण। जब एक का शीर्ष दूसरे के गर्त के साथ मिलता है, देखिए ये शीर्ष है, ये गर्त है, फिर इसका शीर्ष है तो इसका गर्त है, जब शीर्ष और गर्त का व्यतिकरण होता है तो क्या बनता है, विनाशात्मक व्यतिकरण बनता है। अब व्यतिकरण के शर्तें क्या है, व्यतिकरण तो समझ गए, यहाँ पर दो या दो से अधिक तरंग एक ही स्थान पर मिलती है तो उनसे बनने वाला तरंग का आयाम में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब दो या दो से अधिक तरंग एक ही स्थान पर मिलती है तो उनसे बनने वाले तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है, ये आयाम कहलाता है, मैक्सिमम हाइट। आयाम में परिवर्तन होता है तो ये क्या कहलाएगा, व्यतिकरण कहलाएगा। देखिए दो तरंगे मिलती है तो उसके आयाम में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो ये कहलाएगा व्यतिकरण। व्यतिकरण दो प्रकार का, रचनात्मक व्यतिकरण और विनाशात्मक व्यतिकरण। रचनात्मक को हम लोग संपोषी भी कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण। अब व्यतिकरण के कौन कौन से शर्तें हैं, तो देखिए व्यतिकरण तब होता है जब दोनों के, देखिए शीर्ष एक साथ मिले, गर्त एक साथ मिले, या एक का शीर्ष दूसरे के गर्त के साथ मिले, एक का शीर्ष दूसरे के गर्त के साथ मिले, तब होगा जब दोनों के कर्व एक समान होंगे, मतलब आवृत्ति समान होगा। तो व्यतिकरण तब होगा जब दोनों, दो या दो से अधिक मिलने वाले तरंगों की आवृत्ति समान हो। आवृत्ति समान होना चाहिए, क्योंकि एक बात देखिए, एक साथ दोनों मैक्सिमम जा रहा है, एक साथ दोनों मिनिमम जा रहा है, फिर एक साथ मैक्सिमम जा रहा है, एक साथ मिनिमम जा रहा है, या एक साथ मैक्सिमम जा रहा है उसी समय दूसरा मिनिमम जा रहा है, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम, मतलब एक साथ दोनों घटना घट रहा है।
ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैक्सिमम है ये मिनिमम है, लेकिन ये मैक्स जब मिनिमम हुआ तो ये कुछ और ही है, जब ये मिनिमम हुआ तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, फिर ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होना चाहिए, दोनों मिलना चाहिए। तो व्यतिकरण की शर्तें क्या है, व्यतिकरण तब होगा जब दो या दो से अधिक तरंगे जो मिल रहा है उसकी आवृत्ति क्या हो, समान हो, दोनों की कला संबंधी तरंगे होना चाहिए। कला संबंधी आगे चल के बताएंगे, दोनों की कला संबंध होना चाहिए, कला क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, और आवृत्ति तो बोल ही दिए, और दोनों समान दिशा में और समान माध्यम में गति करें। जैसे कि ये तरंग अगर हवा में है तो ये भी हवा में ही होना चाहिए, तभी तो दोनों तरंगों का वेव मिलेगा। ये अगर पानी में है पहला तो ये भी पानी में होना चाहिए, तो माध्यम समान होना चाहिए दोनों तरंगों का, और दिशा भी समान होना चाहिए कि अगर ये इस दिशा में गति कर रहा है तो ये भी तरंग इसी दिशा में गति करे। तो ये तीन शर्तें हैं व्यतिकरण के। तो इसको आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि पूछने वाले क्वेश्चन ही कराया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं इसको। व्यतिकरण की शर्तें स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। अब देखिए, यही संपोषी है जिसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, यहाँ पर नाम रचनात्मक भी है। संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण यही है जब दो तरंगों के शीर्ष एक साथ मिले, गर्त एक साथ मिले, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शीर्ष, इसको कहेंगे गर्त। ये एक टाइम पीरियड है, मतलब एक साइकिल है यहाँ पे, इसका एक साइकिल, इसका भी एक साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में एक रोटेशन में 2 पाई या एक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में कितना, एक कंप्लीट साइकिल में जो तरंग की लंबाई होती है वेवलेंथ होता है, ये वेवलेंथ है, एक साइकिल का है। तो देखिए शीर्ष, इसका शीर्ष और इसका भी शीर्ष एक साथ है, दोनों एक साथ मिल रहा है, इसका गर्त है। तो जब दो तरंगों के शीर्ष और गर्त एक साथ, शीर्ष शीर्ष से मिले, गर्त गर्त से मिले, तो ऐसे व्यतिकरण को क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समझ रहे बात को, संपोषी व्यतिकरण, दो तरंगों के शीर्ष एक साथ मिले, गर्त एक साथ मिले, तो उससे निकलने वाले जो तरंग होगा उसके आयाम बढ़ जाएंगे। आयाम देखिए बढ़ जा रहा है, आयाम क्या हो गया, बढ़ गया। ये परिणामी तरंग है, ये क्या है, परिणामी तरंग है, रिजल्टेंट वेव है। तो उसके तरंग के मिलने से क्या होगा, आयाम में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, संपोषी व्यतिकरण। पढ़ लीजिए, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंग, देखिए तरंग व्यतिकरण होना है तो आवृत्ति तो समान होना ही चाहिए, पहला तो है, चाहे संपोषी हो या विसंपोषी हो। नेक्स्ट है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, देखिए देखिए यहाँ पे जूम करते हैं, ये अपना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक वेव ये है, एक वेव ये है, मान लीजिए ये वेव है y1 और दूसरा वेव ये है, दूसरा वेव ये है। देखिए ये वेव का ये है शीर्ष, और जब ये शीर्ष पे गया उस समय दूसरे वेव का क्या आया, गर्त आया, दूसरे वेव का गर्त। ये शीर्ष है और ये गर्त है। शीर्ष मान लेते हैं मैक्सिमम जो आयाम है इसका 10 मीटर है, और जो निगेटिव है उस समय गर्त में गया है उसका मैक्सिमम जो आयाम है उसका जूम करते हैं 7 मीटर है। तो अब सोचिए, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अगर ऐसे दो वेव मिलते हैं तो जो परिणामी वेव होगा वो कैसा होगा, परिणामी वेव कैसा होगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा हमको देखने से लग रहा है कि 10 रुपया कोई दिया, 7 रुपया कोई ले लिया, तो 3 रुपया हमारे पास बचेगा। तो उस समय जो वेव बनेगा ऐसा बनेगा, थोड़ा 3 रुपया वाला, 3 रुपया 3 मीटर। उसी समय यहाँ पर ऐसे ही
तो ये क्या ग्रीन वाला जो है वो क्या है, परिणामी तरंग है, परिणामी तरंग। तो जब दो वेव में एक का शीर्ष दूसरे के गर्त के साथ मिलता है, एक शीर्ष दूसरा गर्त से मिलता है, तो जो परिणामी तरंग निकलता है वो क्या कहलाता है, विनाशी व्यतिकरण। जब एक तरंग का शीर्ष दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है, देखिए यहाँ पर शीर्ष गर्त से मिला, इसमें भी ऐसा ही है, ये है शीर्ष और इसका दूसरे तरंग का ये है, ये शीर्ष हुआ भाई, ये शीर्ष हुआ और दूसरे का ये गर्त है, ये गर्त। तो एक का शीर्ष दूसरे के गर्त से मिल रहा है, चूंकि गर्त जो है वो ज़्यादा है, 10 मीटर यहाँ है, -10 मीटर है, -10 मीटर ये है, -10, और ये जो है वो प्लस का 7 है, तो परिणामी क्या होगा, -3, तो परिणामी -3 मीटर मिला। तो ये जो हो गया वो क्या कहलाया, विनाशी व्यतिकरण मिला, विनाशी व्यतिकरण। एक का शीर्ष दूसरे के गर्त से मिल रहा है, अगर शीर्ष मिलता है तो संपोषी, अगर शीर्ष गर्त से मिलता है तो विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। अब हम लोग को क्या सीखना है, विनाशी व्यतिकरण का थोड़ा सा इक्वेशन निकालना सीखेंगे। अगर विनाशी का नहीं, कोई भी व्यतिकरण का, अगर एक मान लो ये तरंग का इक्वेशन दिया है y1, दूसरे तरंग का इक्वेशन दिया है y2, y1 बराबर एज्यूम करते हैं समथिंग एग्जाम्पल ले लो y sin ओमेगा टी, और दूसरा का इक्वेशन है y2 बराबर y sin ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे इक्वेशन है। तो अब इससे निकलने वाले ये दोनों तरंग मिलेगा, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, जब दोनों तरंग मिलेगा तो जो रिजल्टेंट तरंग होगा उसका विस्थापन क्या होगा, y1 प्लस y2, इसका विस्थापन क्या होगा, y1 प्लस y2, ऐसे ही सीखे थे ना अध्यारोपण का सिद्धांत। तो जो परिणामी तरंग होगा y बराबर y1 प्लस y2, मतलब दोनों तरंगों का योग कर देना है, ये है। तो दोनों तरंग को जोड़ेंगे तो परिणामी तरंग का निकालेंगे इक्वेशन, और उससे हम लोग थोड़ा बहुत कंक्लूजन निकालेंगे। तो ये आगे का पूरा कंसेप्ट है। तो इसको अगर आपको खींचना है स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। विनाशी व्यतिकरण, देखिए इसमें एक और होगा संपोषी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण का क्या क्या शर्तें हैं, तो विनाशी व्यतिकरण तब होगा जब एक का शीर्ष दूसरे के गर्त से मिलेगा। तो सबसे पहले कला संबंध स्रोत तो होना ही चाहिए, कला संबंध स्रोत, दोनों तरंगों की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। देखिए जो शर्तें व्यतिकरण का है वो सारी शर्तें तो रहेगा ही। व्यतिकरण का क्या शर्त था, व्यतिकरण का शर्त था कि आवृत्ति समान होना चाहिए, दिशा समान होना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है। अब यहाँ पर भी पहला ही देखिए, पहला तो प्रकाश स्रोत कला संबंध होना चाहिए, दूसरा आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य समान होना चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर लगभग बराबर होना चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम लगभग यहाँ हम बराबर लेके चलेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर दिखाना ही है, ऐसा रिजल्ट चाहिए कि दोनों के आयाम लगभग बराबर होगा। इसीलिए देखिए आयाम में बराबर लिए हैं, y1 बराबर y sin ओमेगा टी, यहाँ भी y लिए हैं, यहाँ भी y लिए हैं। तो दोनों तरंगों का आयाम लगभग बराबर लेते हैं, और दोनों तरंगों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, तब तो इंटरफेरेंस होगा। तो ये है विनाशी व्यतिकरण की कुछ शर्तें। दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, मतलब हाईली कंसंट्रेटेड संकीर्ण प्रकाश होने चाहिए, व्यतिकरण परफेक्ट होगा। ये नहीं कि बहुत बड़े वेव में जा रहा है, ऐसे नहीं। देखिए दोनों का एक एक डायग्राम है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोषी व्यतिकरण है पहला, और दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी में देखिए दोनों का शीर्ष एक साथ मिल रहा है, उससे निकलने वाला तरंग बहुत बड़े स्तर पे बड़ा हो जा रहा है। लेकिन विनाशी व्यतिकरण में देखिए सेम तरंगे हैं, लेकिन एक का गर्त है दूसरे का शीर्ष है, इस सब मिलेगा तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर शीर्ष भी 10 मीटर होता, गर्त भी 10 मीटर होता, तो दोनों मिलता तो क्या होता, 0 हो जाता। व्यतिकरण की गणितीय विवेचना, मतलब हम लोग
तो व्यतिकरण की गणितीय विवेचना, व्यतिकरण जो अभी हम लोग देखे, जो इसमें दो तरंगे क्या हो रहा है आपस में मिलता है, उससे नए तरंग, या ऐसे कहो कि कणों का विस्थापन दोनों तरंगों के सदिश विस्थापन के सदिश योग के बराबर हो रहा है। तो इनको हम थोड़ा गणितीय विधि से देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है। एज्यूम करते हैं दो तरंगे हैं, एज्यूम करते हैं दो तरंगे हैं, एक का इक्वेशन है y1 बराबर, मान लेते हैं पहला का जो आयाम है a है, a साइन ओमेगा टी, और दूसरा तरंग है जिसका इक्वेशन है y2 बराबर a साइन, थोड़ा सा हम लोग कला में क्या करते हैं, कलांतर लेते हैं फाई, दोनों का कलांतर कितना है फाई है, फाई क्या है, फाई बराबर कलांतर है, दोनों का दिशा समान है, एक ही दिशा में है, ये मान के चलते हैं एक ही दिशा में है, दोनों का आवृत्ति भी समान है, तभी तो व्यतिकरण होगा। बात को समझ रहे ना। अब व्यतिकरण हो रहा है तो आप क्या सीखे हैं, आप सीखे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है y जो होगा किसी कण का विस्थापन वो दोनों तरंगों के विस्थापन के योग के बराबर होगा। अब यहाँ पर विस्थापन होगा तो विस्थापन को लिखिए, y1 क्या है a साइन ओमेगा टी प्लस y2 क्या है a साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, ये है। अब यहाँ पर एक कॉमन ले लेते हैं, तो एक कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एक कॉमन ले लिए तो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, यहाँ से क्या होगा साइन ए इंटू साइन बी, देखिए साइन ए ये क्या है ओमेगा टी को ए ले लेते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई को बी ले लेते हैं, तो साइन ए इंटू बी क्या होता है साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कहाँ लिख दूँ, ऊपर लिख दूँ, चलिए इधर, साइन ए इंटू साइन बी है ना, साइन बी, साइन ए साइन बी क्या होगा बराबर साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, दिख रहा होगा, ये है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इस इक्वेशन को, तो y जो मिलेगा क्या मिलेगा, y a साइन a इंटू साइन बी, तो साइन a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस a माइनस बी, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस का फाई बाई टू, ये आ गया। देखते जाइए, अब a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो टू ओमेगा टी प्लस फाई बाई टू, तो टू ओमेगा टी प्लस फाई बाई टू मिल गया। यहाँ पर साइन हाँ कहाँ चला गया, तो साइन तो रहेगा ही, a साइन टू ओमेगा टी प्लस टू इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, देखते हैं ये माइनस लगा है, माइनस ये लगा है तो माइनस ये कट जाएगा, तो क्या होगा कॉस माइनस फाइव बाई टू, और कॉस माइनस थीटा बराबर सीधा कॉस थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं कॉस फाइव बाई टू हो जाएगा यहाँ पे। y बराबर, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम क्या कर रहे हैं, y बराबर कॉस फाइव को पहले लिखेंगे, तो a कॉस फाइव बाई टू इंटू साइन टू ओमेगा टू बटे टू प्लस फाइव बाई टू, तो क्या लिखेंगे टू ओमेगा टू में टू से भाग दिया तो ओमेगा टी बच गया, तो ओमेगा टी प्लस फाइव टू से भाग देंगे फाइव में, तो फाइव बाई टू ये बच जाएगा, ये मिल गया। देखिए y बराबर a कॉस फाइव बाई टू इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू, ये मिला। अब यहाँ पर ये जो है इसको क्या कहेंगे, अब इस इक्वेशन को देखिए, अब इस इक्वेशन को देखने के लिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पर इसको लिखेंगे, क्या है अपने पास इक्वेशन, y बराबर
क्वेश्चन है ए कॉस 5/2 ए कॉस 5/2 इंटू साइन क्या है ओमेगा टी प्लस 5/2 ओमेगा टी प्लस का 5/2 ये है परिणामी तरंग। परिणामी तरंग का ये क्या कहलाएगा, ये आयाम। परिणामी तरंग का आयाम देखते हैं, आयाम पहले लिखते हैं, साइन से पहले क्या होता है आयाम, तो परिणामी तरंग का आयाम है। और ये जो है वो परिणामी तरंग का क्या है, कलांतर। देखते हैं ओमेगा टी प्लस 5 क्या होता है, ये 5 है कलांतर दोनों तरंग का, लेकिन परिणामी तरंग का जो कलांतर होगा 5/2, ये क्या है कलांतर है। और ये है परिणामी तरंग का समीकरण, परिणामी तरंग। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास आया, y बराबर a cos 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। तो अगर कोई बोले कि a साइन ओमेगा टी एक तरंग है, y1 बराबर y2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5 एक तरंग है, दोनों अगर मिल रहा है तो परिणामी तरंग का क्या होगा आयाम, तो हम बोलेंगे a cos 5/2। फिर बोलेगा परिणामी तरंग का कलांतर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे 5/2 होगा। इसको हम थीटा भी जूम कर लेते हैं तो एक और इक्वेशन बन जाएगा, y बराबर a cos 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस का 5/2 को थीटा जूम करते हैं और थीटा को क्या बोलेंगे कलांतर। तो यहाँ से हम लिखेंगे आयाम बराबर a cos 5/2, कलांतर कितना होगा परिणामी तरंग का, कलांतर बराबर थीटा बराबर क्या होगा 5/2 हो जाएगा। ये दोनों बात याद रखना है। एक और पॉइंट याद रखिएगा, परिणामी इसको बाद में देखेंगे, बाद में इसको देखेंगे। अब बताइए संपोषी व्यतिकरण की शर्तें पूछा जाता है बहुत बार ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ से निकलेगा संपोषी व्यतिकरण की क्या क्या शर्तें हैं। तो संपोषी व्यतिकरण की शर्तें केस 1 क्या यहाँ लिखेंगे, केस 1 संपोषी व्यतिकरण की शर्तें। संपोषी व्यतिकरण की शर्तें यहाँ तो दिखेगा नहीं, तो पहले इसको देखिए और इस साइड का हम हटा के ये सारा का सारा रखेंगे, फिर हम लोग केस 1 और 2 करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में अपने एग्जाम में आएगा ये वाला, बहुत बार इस बार भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था अपना, तो हुआ था संपोषी व्यतिकरण की क्या शर्तें हैं और विनाशी व्यतिकरण की क्या शर्तें हैं। फिर पाठांतर सीखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको पढ़िए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, हम लोग व्यतिकरण की गणितीय विवेचना देख रहे हैं, जिसमें व्यतिकरण में दो जो तरंग है वो मिलता है। एक तरंग y1 बराबर a साइन ओमेगा टी, दूसरा तरंग y2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5। दोनों तरंग के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। दोनों तरंग के आयाम हमने बराबर लिया है और दोनों तरंग का दिशा भी हमने समान लिया है और दोनों तरंगों का कलांतर लिए हैं वो क्या है, यहाँ पर 5 है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2, y1 का मान जो है वो a साइन ओमेगा टी प्लस y2 a साइन ओमेगा टी प्लस का 5। अब यहाँ पर a कॉमन ले लिए तो साइन ओमेगा टी बच गया इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 बच गया। अब साइन a इंटू साइन b लगाए तो साइन a इंटू साइन b क्या होता है 2 साइन a इंटू साइन b बराबर क्या होगा, यहाँ पर 2 छूटा है क्या, यहाँ पर 2 साइन ओमेगा टी साइन 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, तो यहाँ 2 छूटा हुआ है, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 डालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a। यहाँ पर परिणामी आयाम 2a cos 5/2 और ये ठीक है। आयाम में थोड़ा सा देख लो 2a cos 5/2 कलांतर 5/2 संपोषी व्यतिकरण की शर्तें। तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो अब कोई पूछे
व्यतिकरण का आयाम कितना होगा, दो तरंगों के व्यतिकरण का आयाम 2a cos π/2। कलांतर व्यतिकरण के अंदर कलांतर कितना 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए दो तरीके का व्यतिकरण, समपोषी तो इसके लिए हम लोग अलग इक्वेशन निकालेंगे, विसंपोषी के लिए अलग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। समपोषी तब होगा जब दोनों क्या हो, एक ही कला में क्या हो, मूव करे, मतलब एक का शीर्ष मिलेगा तो दूसरे तरंग का भी शीर्ष उस समय मैक्सिमम होगा, शीर्ष शीर्ष से मिले, गर्त गर्त से मिले, तो ये हम करेंगे। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। चलिए इस साइड का मिटाएंगे अब। तो चलिए समपोषी व्यतिकरण की कलांतर। अब समपोषी कब होता है, जब दोनों के गर्त मिलते हैं या और दोनों के शीर्ष मिलते हैं। तो समपोषी तब होगा जब क्या होता है, गर्त मिलता है और परिणामी मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला वैल्यू कॉस का वैल्यू क्या होगा 1। अगर कॉस का वैल्यू क्या हो ±1 हो तब तो ये मैक्सिमम। हम लोग क्या सीखे हैं कि समपोषी में जो परिणामी निकलता है वो बढ़ जाता है, तो बढ़ने का मतलब दोनों तब ये तब मैक्सिमम होगा जब ये तो अपना दिया रहेगा कॉस मैक्सिमम हो, देखते हैं ये, और ये मैक्सिमम तब होता है जब कॉस 5/2 का वैल्यू ±1 आएगा। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए कॉस 5/2 का वैल्यू ±1 आए। अब cos 5/2 ±1 तब आएगा जब cos 0 1, cos 90 0, cos 180 फिर से -1। तो 5/2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 180 का मतलब पाई होना चाहिए, या कितना होना चाहिए 2 पाई होना चाहिए, या 3 पाई होना चाहिए। ऐसे इसका मतलब फाई का वैल्यू कालांतर कितना होना चाहिए, 2 को इधर भेजिए तो 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, ऐसे। तो देखिए समपोषी तब होगा जब दोनों तरंगों का कालांतर कितना होगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब पाई के सम इंटीजर में होगा। पाई का सम इंटीजर का मतलब क्या, सम का मतलब 2n पाई, ये होगा कालांतर, जहाँ पर n का मान कितना हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस भी हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच का कालांतर कितना होगा 2n पाई होगा। 2n पाई मतलब n का मान 0 तो 0, n का मान 1 तो 2 पाई, n का मान 2 तो 4 पाई, n का मान 3 तो 6 पाई, मतलब सम संख्या के इंटीजर मल्टीपल पाई के सम संख्या में होगा। सम मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऐसे। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए ये मिल गया अपना शर्तें। समपोषी व्यतिकरण के लिए याद रखिएगा, पूछेगा। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए अगर कोई पूछता है क्या होगा कालांतर, तो बोलेंगे ±2n पाई, ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा, जहाँ n का वैल्यू क्या होगा 0, 1, 2, 3, इस तरीके से। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होगा, देखिए जैसे कि ये मैक्सिमम था तो ये भी मैक्सिमम है। जब परिणामी तरंग न्यूनतम होगा तो इसके लिए ये न्यूनतम होना पड़ेगा, इसका न्यूनतम मान क्या होगा 0। तो हम क्या बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर cos 5/2 का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। cos 5/2 का मान 0 कब होगा, जब 5/2 का मान कितना हो, cos 90 होता है ना, तो या तो 90 मतलब π/2 हो, या फिर 270 मतलब 3π/2 हो, या फिर 270 में फिर से 90 जोड़िए मतलब 180 जोड़िए तो 5π/2 हो। इतने एंगल पे क्या होगा, ये 0 होगा। इस तरीके से आगे, तो यहाँ से फाई का मान क्या हो जाएगा, देखिए 2 से कट जाएगा तो पाई हो, या 3 पाई हो, या 5 पाई हो, मतलब विनाशी व्यतिकरण के लिए फाई का मान देखिए 1 के बाद 3 के बाद 5, इसको हम लिख सकते हैं 2n + 1 × पाई, जहाँ n का मान क्या है 0, 1, 2, 3 ये होता है। अब बोलोगे कैसे मिलेगा सर, तो n का मान 0 रखिए तो 0 + 1, 1 × पाई पाई, n का मान 2 रखिए, n का मान 1 रखिए तो 2 × 1, 1 + 1 2,
2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 3 पाई, एन का मान 2 रखे, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 पाई, इस तरीके से आता जाएगा। तो ये कॉमन हम लिख दिए हैं। तो अगर कोई पूछे विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होता है तो 2n प्लस 1 पाई, याद रखिएगा विषम गुणक होता है, विषम गुणक मतलब पाई का विषम गुणक। विनाशी व्यतिकरण के लिए पाई का मान जो होगा वो पाई का विषम गुणक होगा, विषम गुणक। और समपोषी के लिए पाई का मान जो होगा वो पाई का सम गुणक। थोड़ा वहाँ एक फोटो आ गया है, समगुणक होगा। तो ये है विनाशी व्यतिकरण। अब इन दोनों का कलांतर देखिए, कलांतर और पथांतर, कलांतर और पथांतर में क्या संबंध है। पहला पॉइंट ये, आप अगर इसका फोटो लेना चाहते हैं तो पहले फोटो ले लीजिए ताकि आगे बढ़े हम। देखिए यहाँ पे हमने नोट्स का एक पेज लगा दिया है, यहाँ पर पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब कलांतर और पथांतर, कलांतर क्या होता है, एंगल से संबंधित है, और पथांतर क्या है, पाथ से रिलेटेड। मतलब एक तरंग है, एक तरंग का तरंग दैर्घ्य है, तो तरंग दैर्घ्य में अंतर यहाँ पर पथांतर का मतलब हो गया। तो इन दोनों में क्या संबंध है, तो हम लोग देखने वाले हैं कलांतर और पथांतर में संबंध। जैसे देखिए कोई तरंग है, कोई यहाँ तरंग है, तो एक साइकिल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो एक साइकिल में जितना दूरी तय किया उसको क्या बोलेंगे, तरंग दैर्घ्य बोलेंगे, लैम्डा। और एक साइकिल में कितना एंगल घूम जाता है, तो एक चक्र में 2 पाई एंगल घूमता है, तो इसका मतलब 2 पाई एंगल किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। तो एक पूर्ण चक्र के लिए फाई का मान कितना होगा, पूर्ण चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए फाई का मान कितना होगा, तो 2 पाई होगा। और पूर्ण चक्र के लिए जो पथ का लंबाई होगा वो कितना होगा, कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर लैम्डा होगा, लैम्डा होगा। इसको क्या बोल दिए, पथांतर बोल दिए दो तरंगों का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो 5/x, इसको पथांतर बोल दो। यहाँ पे मान लीजिए ये तरंग यहाँ पहुँचा, समय दूसरा तरंग स्टार्ट ही हुआ, उस समय दूसरा तरंग स्टार्ट ही हो रहा है, ये दूसरा तरंग है, ये पहला तरंग है। तो इन दोनों का पथांतर कितना है, इसका पथ अभी शुरू हुआ है, ये यहाँ पहुँच गया, तो दोनों के तरंग का पथांतर कितना मान लेते हैं, लैम्डा। तो इसलिए पथांतर है, पथ में अंतर, लैम्डा। अब दोनों को डिवाइड किए तो क्या हो गया, 2 पाई लैम्डा हो गया। यहाँ से कलांतर फाई बराबर क्या होगा, 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स हो जाएगा। ये कलांतर है, ये पथांतर है। तो यहाँ से क्या हमने निकाला एक समीकरण, फाई बराबर 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स, इसको क्या कहेंगे, कलांतर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पथांतर कहेंगे। तो याद रखिए इसको, कलांतर बराबर 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स, मतलब कलांतर बराबर 2 पाई लैम्डा इंटू पथांतर, कलांतर बराबर 2 पाई लैम्डा इंटू पथांतर। अब यहाँ से भी लिख सकते हैं पथांतर बराबर, तो पथांतर बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं फाई लैम्डा 2 पाई, फाई लैम्डा 2 पाई, मतलब पथांतर बराबर फाई कलांतर इंटू लैम्डा 2 पाई। अब ये इक्वेशन को हम लगाते हैं समपोषी व्यतिकरण के लिए। समपोषी के लिए क्या हमने सीखा था, समपोषी के लिए हमने सीखा था फाई का मान कितना होता है, 2n पाई होता है। तो ये समपोषी व्यतिकरण के लिए फाई का मान 2n पाई, तो x का मान कितना होगा, तो x बराबर हो जाएगा, फाई का मान डालिए 2n पाई इंटू लैम्डा बटे क्या होगा, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 पाई है, यहाँ पे पाई हम लैम्डा बोल रहे हैं, यहाँ से देखिए कट जाएगा 2 पाई, तो x बराबर क्या हो गया, n लैम्डा, x बराबर n लैम्डा। और यहाँ पर प्लस माइनस भी था, फाई बराबर प्लस माइनस 2n पाई, प्लस माइनस,
तो संपोषी व्यतिकरण का पथांतर कितना होगा? संपोषी व्यतिकरण का पथांतर जो होगा, संपोषी व्यतिकरण का पथांतर बराबर प्लस माइनस n इंटू लेमडा। संपोषी व्यतिकरण का पथांतर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? प्लस माइनस लेमडा। संपोषी व्यतिकरण का कोई पूछे पथांतर कितना होगा? प्लस माइनस लेमडा। ये इंपॉर्टेंट है भाई। संपोषी व्यतिकरण का कलांतर है ये, संपोषी व्यतिकरण का पथांतर है ये। इसको क्या कहेंगे? कलांतर। किसका? संपोषी व्यतिकरण का, और संपोषी का पथांतर। कलांतर 2n पाई प्लस माइनस, पथांतर प्लस माइनस n इंटू लेमडा। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही विनाशी व्यतिकरण के लिए अगर हम लिखें तो विनाशी व्यतिकरण के लिए कैसे लिखेंगे? विनाशी व्यतिकरण कैसे निकालेंगे? तो विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होता है? आपको तो याद हो गया होगा। कलांतर फाई बराबर 2 पाई 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 इंटू पाई। तभी तो n का मान 0 रखेंगे तो पाई। n का मान अगर क्या होगा? पाई बाई 2। तो यहाँ पर हो गया कलांतर 2n प्लस 1 पाई। तो यहाँ से पथांतर के लिए हम लोग क्या सीखे हैं? पथांतर के लिए हम लोग सीखे हैं, पथांतर जो होता है x बराबर, इक्वेशन क्या है? 5 लेमडा बटे 2 पाई। ये क्या है? कलांतर पथांतर में संबंध है। ये है कलांतर तथा पथांतर में संबंध। इस इक्वेशन को याद रखेंगे। इसी में फाई का मान डाल रहे हैं। फाई का मान संपोषी के लिए डाले तो संपोषी का पथांतर आ गया। फाई का मान अगर विनाशी के लिए डाले तो विनाशी के लिए फाई का मान डालेंगे तो विनाशी का पथांतर आ जाएगा। विनाशी का फाई मान क्या है? ये है। तो 2n प्लस 1 इंटू पाई क्या है? लेमडा बटे 2 पाई। 2 पाई, पाई से पाई कट गया, 2 से भाग दे दिए तो क्या मिल गया? x बराबर 2n प्लस 1 लेमडा बटे 2। 2n प्लस 1 लेमडा बटे 2। प्लस माइनस भी लगेगा हर जगह। तो ये मिल गया किसके लिए? ये मिल गया पथांतर किसका? विनाशी व्यतिकरण का। विनाशी व्यतिकरण का पथांतर x बराबर प्लस माइनस 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। पथांतर विनाशी व्यतिकरण का 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। पथांतर क्या होगा? 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। इतना रखते हैं, इसके बाद एक टॉपिक और बच जाएगा आपका। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी। एक और पॉइंट याद रखिएगा, परिणामी तीव्रता बराबर क्या होता है? परिणामी तीव्रता बराबर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। एम्पलीट्यूड कितना था? 2a cos 5/2, तो इसका स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। बराबर क्या लिख सकते हैं? परिणामी तीव्रता बराबर 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। परिणामी तीव्रता 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। परिणामी तीव्रता क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आता है, आयाम का स्क्वायर। परिणामी तीव्रता बराबर आयाम का स्क्वायर। तो आयाम कितना था? 2a cos 5/2 था, उसका स्क्वायर कर दिए 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, अपना मिल गया परिणामी तीव्रता। तो अभी इतना रखते हैं। इसके बाद आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है, विवर्तन और व्यतिकरण में क्या रिलेशन है, मेलस का नियम, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग 1 घंटा का और लेक्चर करेंगे तो हो जाएगा। तो 1 घंटा का और लेक्चर करना ही पड़ेगा इसको ख़त्म करने के लिए। तो आज जो भी पढ़ाया गया है ये इम्पोर्टेंट है, खासकर जो कलांतर है, पथांतर है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो क्वेश्चन इसका होगा ना वो समझना पड़ेगा आपको। व्यतिकरण क्या होता है ये समझना पड़ेगा,
फिर बाकी जो टॉपिक है वो भी हम लोग कर लेंगे, देखते हैं आज ही या कल ही करते हैं। तो इतना रखिए, इसको 2 बार 3 बार देखिए पहले, अपने दोस्तों के बीच में थोड़ा शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले। क्लास रिकॉर्ड होके कभी कभी आ जाएगा, कभी कभी लाइव आ जाएगा। देखिए दूसरी बात, बोर्ड के लिए बहुत टेंशन नहीं लेना है। हम लोग जो टॉप 50 सब्जेक्टिव है 2 अंक के, उसका PDF मैं भेज चुका हूँ। चूँकि ऑप्शन भी ज़्यादा है इस बार आपके पास, 70 ऑब्जेक्टिव है, ढेर सारा सब्जेक्टिव मिल रहा है। तो आपको जितना बताया जा रहा है उतना पढ़िए, कम से कम, उससे कम तो नहीं पढ़िए, उतना पढ़ लीजिए ताकि क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे। ऑब्जेक्टिव सारे के सारे तो मैं करवा ही दिया हूँ लाइव क्लास में ही। सब्जेक्टिव का PDF मैं भेजा हूँ, और जो मॉडल पेपर है आपका इस बार जो आया है उसका सब्जेक्टिव आज कल में मैं करवाता हूँ, लाइव शाम में करूँगा। तो उसका सब्जेक्टिव मैं करवा देता हूँ ताकि जो सब्जेक्टिव इस बार आया है, देखिए कभी कभी होता क्या है, जो फेमस क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूनिट है, इंडक्टेंस का क्या यूनिट है, ये सब तो याद रहना ही चाहिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो खुद से बनाता भी है, नॉमेरिकल टाइप का नया नया क्वेश्चन सोचता है, कुछ ही सोचता है, ज़्यादा नहीं। तो उन क्वेश्चन जो इस बार शामिल है उस सब पे भी थोड़ा सा सोचेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करेंगे हम लोग। हालांकि 70 है तो आपका 35-40 ऑब्जेक्टिव ऐसे ही जो हम लोग करवाते हैं नोट्स में लिख देते हैं कि भी आई वही आ जाएगा 35, तो आप वही बना सकते हैं। लेकिन फिर भी जो एक्स्ट्रा इस बार क्वेश्चन आया है मॉडल पेपर में उसको भी सॉल्व करना जरूरी है कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसका हम लोग करेंगे शाम के टाइम में, टाइम नहीं है ज़्यादा, फिर भी लास्ट में जो कराते हैं वो इम्पोर्टेंट ही है। जैसे आज जो भी कराया गया इम्पोर्टेंट है, और यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 15 का भी हम लोग आधा घंटा का क्लास करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। बाकी कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर तो सबके पास है ही। कोई दिक्कत हो, टेंशन हो पढ़ाई लिखाई में, 8825265746 व्हाट्सएप कीजिए। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए व्हाट्सएप कीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, किसी के पास नहीं है तो व्हाट्सएप कीजिए। सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए व्हाट्सएप कीजिए। कोई प्रकार का प्रॉब्लम व्हाट्सएप कीजिए आप।